उत्तर बाल्यावस्था में विकास। तो पहले उत्तर बाल्यावस्था में विकास का कुछ कुछ पहले विशेषता है, इधर ध्यान दीजिए। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता, तो पहले तो ये आपको बताइए जी, उत्तर बाल्यावस्था होता है 6 से 10 वर्ष लड़कियों में। ये हम आपको कल दिखाए होंगे शायद, वो कल आप लोग तो एब्सेंट थे नहीं, और जो आए थे उनको पता है 6 से 10 वर्ष दिखाए थे लड़कियों में, और 6 से 12 लड़कों में होता है जी ये उत्तर बाल्यावस्था। तो इसको अलग अलग पेरेंट्स इसको अलग नाम दिया है इस अवस्था को, वो कहा उद्यमी अवस्था। उद्यम मतलब उत्पाती, अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो ट्रबलसम स्टेज। क्या चीज? ट्रबलसम स्टेज या उत्पाती या उद्यमी अवस्था। कौन कहा? माता पिता। और इसको टीचर कहा स्कूली अवस्था, क्योंकि अब बच्चा स्कूल जाने लगता है। क्लियर? और इसको साइकोलॉजिस्ट कहा गैंग स्टेज, टोली अवस्था। अब पहले इसको एक्सप्लेन कर लें कि ये क्या मतलब है इसका। उद्यमी अवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय बच्चे जो होता है 6 से 12 वाला मामला है। देखिए क्या होता है ना, आपको एक बेसिक चीज समझ लीजिए, हमारे लाइफ में 3 चीज का सबसे ज्यादा महत्व है, समझे? पहला पेरेंट्स, माता पिता, दूसरा पीयर ग्रुप, और तीसरा टीचर। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पैदा होते हैं, छोटे जब रहते हैं, तो हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स, माता पिता। अभी मैं आपको बता रहे थे कि माता पिता के गोद से हम लोग दूसरे की गोद में नहीं जाते, समझे? सबसे वो सब वही है, माँ बाप ही सब कुछ। जैसे ही हम लोग अब स्कूल जाना शुरू किए, तो स्कूल में जो मेरा क्लासमेट है, उससे पहले टीचर। स्कूल में जो क्लासमेट हुआ उसको कहा गया पीयर ग्रुप, मतलब क्लास का जो बच्चा हुआ साथी संगी समूह, उसको कहा गया पीयर ग्रुप। और वहां गए टीचर, तो अब टीचर का इंपॉर्टेंस माँ बाप से ज्यादा हो गया। याद रखिए जी, पहले माँ बाप का इंपॉर्टेंस था, अब माँ बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंस स्कूल जैसे जाना शुरू किए तो टीचर का हो गया। अब टीचर का इंपॉर्टेंस क्या है सो समझ लीजिए, आप हमको बता रहे हैं। आपको मान लीजिए कोई टीचर बच्चे को बता दिया है 2 + 3 = 4, मान लिया जाए तो बात करें। आप देखिए बच्चे कॉपी में लिखा कि 2 + 3 = 4, आप उसको समझाए कि नहीं बाबू 2 + 3 = 5, उसको ऐसे से करके भी दिखा दिए 1 2 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5, सब चीज समझ गया, सब चीज कर दिया, लेकिन उसके बाद आपसे भी थोड़ा लगाव है, प्यार है, तो वो मिटा के लिख दिया 5, फिर जैसे आप जाइएगा फिर लिख देगा 4, क्योंकि उसकी जो मिस बोली है या उसकी जो मैडम बोल दी हो तो ब्रह्म वाक्य हो गया। बात समझ गए? तो इसका मतलब ये समझिए कि टीचर का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा रहता है। थोड़ा सा जैसे बड़ा हुआ तब पीयर ग्रुप ज्यादा हावी हो गया। पीयर ग्रुप मतलब साथी समूह, वो कह दिया कोई चीज तो ब्रह्म वाक्य हो गया। वो कहा कि आज हम लोग चलो चलेंगे पिकनिक मनाने, अब घर में सब कह रहा है कहाँ जाएगा, कितना छोटा बच्चा है, तो उधम मचा। मैम का बोलने का तो अलग मामला हो गया, वो तो हो गया, वो तो खत्म हो गया वो स्टेज। अब तो मैम बोली तो वो तो हो गया कि अगर मैम कहती 500 टका लेके आना है तो आना है, अब क्यों आना है क्या करना है वो सब मतलब नहीं है, मैम बोली है। बात समझे? अब पीयर ग्रुप का क्या है कि पीयर ग्रुप जैसा जो चीज करेगा, वो ऐसा ड्रेस पहनेगा वैसा ही ड्रेस, उसका पेंसिल बॉक्स ऐसा ऐसा वाला है तो वैसा ही। आप उसको 500 रुपया का पेंसिल बॉक्स खरीद के दिए है, उसके बगल में एक बच्चा है जो 5 रुपया वाला पेंसिल बॉक्स है, वही वाला पेंसिल बॉक्स देगा। बात समझ में आ रही है? उसका पेंसिल है वो कौन चीज तो होता था, तो कौन बच्चे लोग का सीरियल आता था सकाला का बुम, तो सकाला का बुम बोला वाला, तो वैसा ही वाला उसको भी चाहिए। आप उसको 50 टका का पेंसिल दे दिए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। समझ में आ रहा है? तो पीयर ग्रुप का पूरा ज्यादा प्रभाव रहता है। तो उस कारण से क्या होता है कि बच्चा माँ बाप का ही बात नहीं मानता है और स्कूल में टीचर का ही बात नहीं मानता है। बात समझे? पीयर ग्रुप उसको जो कह दिया वो कर दिया। तो ये इसीलिए इसको कहा गया उद्यमी अवस्था, सॉरी उत्पाती और उद्यमी अवस्था। और स्कूली अवस्था तो कहा गया जी इसलिए कि इसमें स्कूल बच्चे जाते हैं, उसको वयस्क होने के बाद समाज में समायोजित होने के लिए
जिन चीज़ों की आवश्यकता है वही चीज़ उसको सिखाया जाता है स्कूल में, समझ लीजिएगा, सिलेबस के थ्रू या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू, खेल कूद के थ्रू भी उसको वही सब चीज़ सिखाना है जो कि आगे उसको काम देगा। आपको बचपन में जो पढ़ाया गया था 2 + 3 5 8 10 12, तो आप दुकान जाएंगे कुछ खरीदेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, तो वही पढ़ाया जाएगा। और नहीं तो आपको अगर फ्यूचर में नौकरी लेना है तो नौकरी लेने से ना आपको भोजन मिलेगा, तो वो भी सामाजिक समायोजन ना हुआ। तो सामाजिक समायोजन में आपको क्या क्या चीज़ से फायदा होगा वही सब चीज़ को सिखाया जाएगा उसमें, तो वही हो गया स्कूली अवस्था। तो 3 चीज़ तो हो गया। इसमें बच्चों में लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। आपके यहाँ अगर 2 छोटा बच्चा इस उम्र का रहा होगा 6 से 12 के बीच का, भाई बहन है, भाई भाई है, तो दिखेगा हर 2-1 घंटा के बाद गुत्थम गुत्थी चल रहा है। खास करके अगर एज डिफरेंस बहुत कम हो तो देखिएगा पूरा मार चलता है कि नहीं। और खास करके अगर जिस फैमिली में बड़ा परिवार हो तो वहाँ लड़ाई झगड़ा होते रहता है, सब कहीं कुछ करते रहता है कि नहीं। तो आपको ये बताया कि पहला विशेषता उसको उद्यमी या उत्पाती अवस्था कहेंगे, दूसरा विशेषता कहे कि इसको गैंग स्टेज कहते हैं। क्यों गैंग स्टेज नहीं बताया अभी, क्यों कहते हैं बच्चा इसमें जो है अपना एक ग्रुप बनाता है, 4 5 7 10 बच्चा का एक अपना ग्रुप है, फिर 5 बच्चा का वो वाला ग्रुप है, सबका एक गुट है कि 5 7 वाला ग्रुप वाला बच्चा गया वो वाला ग्रुप के साथ, अरे हम लोग से मैच खेलेगा, ऐसे मैच खेलेगा, कहाँ खेलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो गैंग का जो है वो जो कहेगा वही उसका हो गया सब कुछ। तो चूंकि बच्चे इसमें ग्रुप में रहते हैं इसलिए इसको कहा गया टोली अवस्था या गैंग अवस्था, गैंग स्टेज, बात समझे। तो 2 बताया, उसका बताया आपको अभी कि स्कूली अवस्था है। और नेक्स्ट क्या है, इसमें लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, ये भी बताया आपको। एक और विशेषता इस समय की क्या है कि इस समय जो बच्चे होते हैं वो अपने साथी समूह से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी जो बताए कि साथी समूह जो कह दिया वो चाहे स्कूल के अनुशासन के खिलाफ है या घर के अनुशासन के खिलाफ है, उससे कुछ को कोई मतलब नहीं है, उसको वही करना है जो साथी समूह कर दिया। बात समझ में आ गई जी। तो इस कारण अब क्लैश होगा कि नहीं, कि आप घर के अनुशासन के खिलाफ है और साथी समूह का ऑर्डर है, तो दोनों में क्लैश होगा, तो घर में कलह होगा जी, स्कूल में उस कारण से समस्या होती है, समझ गए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस समय की विशेषता है कि इसमें बच्चों में कल्पनात्मक सृजनशीलता बहुत ज्यादा होती है, मतलब इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी। छोटा बच्चा जो रहता है, अब आपको बताया अभी, मतलब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही क्रिएटिविटी डेवलप होना शुरू करता है और इस समय उसका तेजी से विकास होता है। और वो पीक पर आता है 10 11 12 वर्ष तक आते आते पीक पर आता है, समझे। तो इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है बच्चों की, बात समझ में आई। कौन सी, कल्पनात्मक सृजनशीलता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बच्चा देखिए, अभी बच्चे को जानबूझ करके उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए बच्चे से हम लोग इस स्टेज में ड्राइंग, पेंटिंग और बहुत तरह का आर्टिस्टिक जो है सीखने का चीज वो सब वो लोग को सिखाते हैं ताकि हम लोग उसका और क्रिएटिविटी बढ़े, बात समझ में। तो ये सब हो गया विशेषता। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का, भाषा विकास का, सारा चीज क्या चीज का, उत्तर बाल्यावस्था का। अभी आपको पढ़ाया क्या क्या चीज, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में की विशेषता और प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, उसके बाद मानसिक संज्ञानात्मक विकास सब बता दिए। और फिर अभी बताया आपको उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता। अगले क्लास में उत्तर बाल्यावस्था का यही सब विकास पढ़ेंगे, क्लियर जी। तो 2-3 दिन में तीनों अवस्था का, मतलब किशोरावस्था तक हम लोग ये सब विकास समझ लेंगे, सुन लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग चीज पढ़ेंगे, जैसे पूरा हम लोग पढ़ेंगे इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, कैसे होता है, मतलब सामाजिक विकास, फिर सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, बात समझ गए। फिर भाषा विकास के बारे में तो अलग अलग पढ़ेंगे, उसके बाद लर्निंग वगैरह वगैरह सारा चीज पढ़ेंगे। आपको खाली हम पर ट्रस्ट रखना है, अब खोचा नहीं लगाना है,
कि सर ये तो छूट गया, ये तो बढ़ गया, इतना ज्यादा क्या है पढ़ा रहे, हम ज्यादा क्यों पढ़ेंगे? जो आपके लिए जरूरी है, चूंकि आप उस सिलेबस को समझ नहीं पा रहे, अब इसे लिख दिया खाली विकास की अवस्थाएं। अब इन लोगों का हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लोगों का शारीरिक विकास होता है और सारा चीज, शारीरिक विकास, भाषा विकास वगैरह वगैरह। तो देखिए क्या होता है ना कि इस समय जो है लड़कियों का औसतन इस समय के बच्चे का की लंबाई में 2 से 3 इंच की वृद्धि प्रत्येक वर्ष होती है। कितनी वृद्धि? 2 से 3 इंच की वृद्धि प्रत्येक वर्ष लंबाई में बच्चों की इसमें होती है। ठीक है। इसमें जो लड़कियां होती है, जैसे 11 वर्ष की लड़की है मान लीजिए, तो 11 वर्ष की लड़की का समझे वजन, सॉरी ऊंचाई होगा 58 इंच औसत। और ये सारा चीज जो है आधारित है पश्चिमी देशों में किए गए अध्ययन के आधार पर ये आधारित है, समझे। तो 11 वर्ष की लड़कियों का की हाइट होती है 58 इंच औसतन, और इसी उम्र के लड़कों की हाइट होगी 57.5 इंच। मतलब लड़कियों की ऊंचाई इस उम्र में लड़कों से अधिक होती, क्योंकि उसका ग्रोथ इस उम्र में तेज गति से हो रहा है लड़कों की तुलना में, समझे। और प्रत्येक वर्ष इस समय बच्चों का वजन 3 से 5 पाउंड बढ़ता है। कितना? 3 से 5 पाउंड प्रत्येक वर्ष वजन बढ़ रहा है। इसमें की एक और विशेषता है, वो विशेषता क्या है कि उसका फैट टिश्यू मतलब चर्बी उत्तक का विकास ज्यादा तेज गति से होता है, और मसल टिश्यू का विकास उतनी तेज गति से नहीं होता है। इसको ध्यान समझिए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बच्चा को आप ओवर फीडिंग कराएंगे, मतलब ज्यादा खिलाएंगे, तो उसका पेट वूट बड़ा हो जाएगा। ये नहीं होगा कि ऐसे कि यहाँ पर बन गया एकदम कटा कटा, उस तरह का नहीं होगा। उसका पेट देखिए ऐसे बड़ा हो गया, थुलथुला हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इस समय मसल टिश्यू का विकास उतना तेजी से नहीं होता है मांसपेशी उत्तक का, जितना तेजी से कि फैट टिश्यू मतलब चर्बी उत्तक का विकास होता है। क्लियर? एक चीज और समझ लीजिए कि इस उम्र के होते होते तक बच्चों में कुल 28 दांत हो जाता है। कितना दांत? 28 दांत। और जो 4 दांत होता है वो आमतौर पर किशोरावस्था में होता है। उसका हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं, कुछ लोगों को 20 वर्ष के बाद भी होता है जी। जो लास्ट वाला 4 दांत होता है ना, वो जैसे हमको जब हम यूपीएससी का इंटरव्यू देने वाले थे उसमें पूरा यहाँ दर्द करता था, तो पता नहीं चलता था क्या हो रहा है। तो देखे कि एक दिन मिरर में देखे तो देखे कि चमड़ी फाड़ के, मांस फाड़ के निकल रहा है व्हाइट ऐसा कुछ, तो समझ में आ गया कि वो अच्छा लास्ट वाला दांत हो रहा है। हमको लेट से बुद्धि हुआ, इसलिए वो कहते हैं ना अकल के दांत। तो हमको हम लोग के समय में यूपीएससी का मैक्सिमम उम्र होता था 26 वर्ष, तो 25 वर्ष में हमको अकल का दांत हुआ, तो हमको बुद्धि हुआ देर से। समझे ना? तब ना आप लोग हमारा शोषण करते हैं नहीं। तो खैर, तो आप समझ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि इस समय तक जो है बच्चों में 28 दांत आ जाता है। तो ये इस समय का आपको हम बताए शारीरिक विकास। अब देखिए भाषा विकास क्या है। इस समय उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में भाषा विकास कैसे कैसे क्या क्या होता है, इसको अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो देखिए भाषा विकास कैसे होता है, तो आपको बताए थे इसके पहले वाले पीरियड के बारे में, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में। प्रारंभिक बाल्यावस्था तो आपको बताए थे कि 2 से 6 वर्ष का होता है, और 2 से 6 वर्ष का हो रहा है तो उसमें बच्चे का आपको बताए थे भाषा विकास के बारे में कि इसमें बच्चे का भाषा विकास आत्म केंद्रित होता है। मतलब बच्चे अपने बारे में, अपनी आवश्यकताओं के बारे में ज्यादा बोलते हैं, नहीं जी। और बोले कि जब बोलना सीख जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बक की अवस्था है, क्योंकि बक बक करते रहता है बच्चा, तो इसलिए कहा गया इसको चैटर बॉक्स स्टेज। इस समय क्या क्या अंतर होता है? पहला अंतर ये होता है कि अब बच्चे का वोकैबुलरी बढ़ जाता है, मतलब उसकी शब्दावली में वृद्धि हो जाती है। उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा हो जाता है, नहीं होता है। अब वो जटिल जटिल वाक्य भी बोलना शुरू कर देता है। अभी तक क्या था कि
वह सिंपल सिंपल सेंटेंस बोलता था, अब वो कम्प्लेक्स बड़ा बड़ा वाक्य, सब तरह का वाक्य बोल लेगा। बात समझ में आ रही है? और इसमें तेजी से भाषा विकास होता है। उसकी वजह क्या होती है? अब वो स्कूल जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है तो वो कुछ शिक्षक से बातचीत करके, कुछ किताब पढ़ के, अब वो पढ़ना लिखना शुरू करता है ना सब चीज, तो किताब पढ़ के वो नया नया शब्द सीखता है। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से वो सिनेमा देखा, कार्टून देखा, आजकल मोबाइल का जमाना है तो बच्चा बहुत सारा चीज देखता है, तो उससे उसका वोकैबुलरी वगैरह तेजी से बढ़ता है और अब वो हर तरह का सेंटेंस बोल सकता है। और जिस बात में उसको रुचि है, समझे, जिस बात में उसको रुचि है उसके बारे में वो स्पष्ट रूप से खुलकर आपसे बात कर सकता है। बात समझ में आई? तो समझे जी? तो इस समय बच्चों का भाषा विकास ज्यादा तेज गति से होता है। प्लस आपको एक चीज और बता दें कि इस समय लड़कियां एक वर्ष में लड़कों की तुलना में ज्यादा बोलती हैं। मान लीजिए कि एक साल में कोई लड़का बोला 1 लाख शब्द, तो लड़की 1.25 लाख या 1.5 लाख शब्द बोलेगी। क्लियर जी? दूसरी चीज क्या है ना कि इस समय ऐसा हम लोग साइकोलॉजिकली देखे हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से पाया गया है कि जो उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के बच्चे हैं उसका भाषा विकास निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों की तुलना में ज्यादा तेज गति से होता है। उसकी बहुत सारी वजह है जी। उसको एक्सपोजर ज्यादा अच्छा मिल रहा है, उसके घर में तरह तरह का पेपर मैगजीन आ रहा है, उसके पास तरह तरह का गजट है जिससे और तरह का चीज, वो कई तरह के लोगों से मिलता है, वो घूमने फिरने जाता है नहीं जी, तो वो तरह तरह की चीजों को सीखता है। तो इसलिए जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चे होते हैं उसका भाषा विकास निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों की तुलना में ज्यादा तेज गति से होता है। क्लियर जी? और इसको याद रखना कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा बोलती हैं, लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की तुलना में ज्यादा तेज गति से होता है। इसको भी याद रखना है, लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की तुलना में ज्यादा तेज गति से होता है। इस समय बच्चों में ये सब तरह की शब्दावली उसका विकसित हो जाता है। क्या क्या? तो रंग संबंधी शब्दावली, जाना है? कहाँ जाना है? अच्छा ठीक है, तो जाइए। अच्छा समझे जी? तो क्या बोल रहे थे आपको? तो इसमें रंग संबंधी शब्दावली, समय संबंधी शब्दावली, रुपया पैसा संबंधी शब्दावली, सब तरह की शब्दावली उसको पता होता है। यहाँ तक कि स्लैंग शब्दावली, स्लैंग वोकैबुलरी मतलब भद्दी शब्दावली, मतलब गंदा गाली उली वाला शब्दावली और भद्दी शब्दावली भी उसको पता हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको बताए भाषा विकास। क्लियर जी? अब सांवेगिक विकास। देखिए सांवेगिक विकास हिंदी में इसको कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। बात समझे? अब देखिए ये इमोशनल डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, आपको कल ही बताए थे कि छोटे बच्चे में 8 प्रकार का इमोशन होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में 8 प्रकार का इमोशन होता है। आपको बताए होंगे क्रोध, भय, डाह, ईर्ष्या, सब बताए होंगे ना। उसका उत्सुकता, उसका हर्ष, उसका दुख, अनुराग, तो यही सारा संवेग इस अवस्था में भी होगा। क्लियर? केवल इन संवेगों को पहले अलग ढंग से उत्पन्न होता था, अब अलग कारण से होगा। तो इसको किताबी भाषा में ये लिखा आता है कि इसको उत्पन्न करने के उद्दीपन मतलब स्टिमुलस और अभिव्यक्त करने का तरीका खाली अलग होता है, मतलब एक्सप्रेस करने का तरीका खाली अलग होगा। अदरवाइज यही 8 संवेग इन लोग बच्चे को इस मतलब अवस्था में बच्चे को होता है। जैसे अब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, तो समझदार हो जाता है तो उसको ये समझ में आने लगता है कि कुछ संवेग जहां तहां अभिव्यक्त करना सामाजिक रूप से सही नहीं है। जैसे आपको हम बताए थे, अगर किसी भी क्लास का आदमी हो, मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं बच्चे के साथ, छोटा बच्चा है, मान लीजिए 3 साल का बच्चा है, और उसको लेकर के आप कहीं मार्केट निकले हैं,
आपके पास 2000 रुपया का खाली नोट है, ढेर सारा, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपके पास खुला पैसा नहीं है। अब बैलून वाला बेटा गया, ठीक है जी, अब आप उसको कैसे खरीद देंगे? तो बच्चा देखिए रोड पर ही वो पलटने उलटने लगेगा, बात समझ रहे ना जी? तो लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह का बिहेवियर सोशली इसको अप्रूवल, सोशल अप्रूवल प्राप्त नहीं है, मतलब इसको सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? छोटा बच्चा है तो माँ को ऐसे ऐसे कर रहा है, साड़ी खींच रहा है, उसको ऐसे ऐसे थप्पड़ मार रहा है, इस उम्र का बच्चा करेगा? क्योंकि वो जान रहा है कि ये चीज करना सही नहीं है, तो धीरे धीरे वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करने लगता है। मोरओवर आपको भी बताया कि दोनों को अलग अलग स्टिमुलस से गुस्सा आएगा। जैसे इसमें बच्चों को गुस्सा तब आता है जब उसके बारे में कोई अनडिजायरेबल कमेंट करता है। अनडिजायरेबल कमेंट मतलब अवांछनीय टिप्पणी करता है। अब छोटा बच्चा है, मान लीजिए 3 साल या 2 साल तक का बच्चा है, तो उसको तो ये अवांछनीय टिप्पणी और क्या है उसको तो पता ही नहीं ना जी, तो उसको कुछ बोलिए उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ में, तो इसलिए उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस समय केवल इस समय जो है उत्तर वाले अवस्था में बच्चों को इस बात से गुस्सा आता है अगर कोई अनडिजायरेबल कमेंट करे तो। बात समझ गए? दूसरी चीज क्या है ना कि अब इस समय एक और चीज है कि चूंकि धीरे धीरे करके बच्चा 6 से 12 ना है, तो उसका जो सेक्स ग्लैंड है, मतलब यौन ग्रंथि जो है वो काम करने लगती है बहुत तेजी से। तो उससे क्या होता है, बच्चों में हार्मोनल चेंज आता है, तो उस कारण से उसका तेजी से फिर बढ़ता है, क्या नाम है, इमोशन। तो वो उसका सारा संवेग धीरे धीरे करके तीव्र होने लगता है, गुस्सा बढ़ता जाएगा। 11-12 वर्ष के बच्चों का गुस्सा उसके पहले वाले समय की तुलना में ज्यादा अधिक होता है, बात समझे? तो ज्यादा गुस्सा आएगा। और इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एक चीज और, जैसे कि प्रारंभिक वाले अवस्था में बच्चों के पास कोई भी नया चीज आया तो उसको दिखाना मम्मी दिखाना, हाँ, तो कुछ भी नया चीज आएगा तो उसके प्रति उसको उत्सुकता होगी। इस अवस्था में हर नई चीज से बच्चों में उत्सुकता उत्पन्न नहीं होगी, केवल उसी नए चीज से उसमें उत्सुकता उत्पन्न होगी जो उसके काम का है। बात समझ में आ रही है? तो ये अंतर हुआ दोनों के, मतलब दोनों अवस्था में अलग अलग कैसे संवेगिक विकास होता है। और हम आपको बता दें कि हम लोग पूरा डिटेल में सारा चीज पढ़ेंगे जब हम लोग खाली पढ़ेंगे इमोशनल डेवलपमेंट, जब हम लोग खाली पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट, तो सब चीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आपको बता रहे, ठीक है? अब 2 चीज बताइए आपको, दो नहीं 3 चीज बताए, शारीरिक विकास, भाषा विकास और सांवेगिक विकास, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे सामाजिक विकास। आपको हम बताए थे कि इसमें बच्चे टोली में रहते हैं, तो सामाजिक विकास कैसे होगा बच्चों का, कि चूंकि बच्चा टोली में रहता है तो टोली में रहने के कारण वो बहुत सारा सामाजिक नियम, सामाजिक मनोवृत्ति और ढेर सारी चीजें सीखता है। बात समझे? तो अब उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगा। अब टोली का कोई नेता होता है जी, कैप्टन कौन बनेगा? हम बनेंगे। बात समझ गए? तो इस तरह से होता है, तो इसमें बहुत तरह का चीज वो सीखता है टोली में रह करके। और इस समय उसमें प्रतियोगिता, समझ लीजिएगा, सामाजिक अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छा। अब इसमें कुछ कुछ नया चीज उसमें आता है, सामाजिक रूप से क्या क्या वो सीखता है, नया नया चीज। तो विभेदीकरण मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, वो सब सेंस अब इसमें आ गया। इसके पहले वाले अवस्था में वो सब सेंस उसमें नहीं था कि ये अमीर है या गरीब है, उस तरह का सेंस उसमें नहीं था। इसमें पूर्व अवधारणा मतलब बायसनेस, मतलब प्री ऑक्युपाइड नोशन। मेरी बात समझ रहे हैं? पूर्व अवधारणा मतलब क्या हुआ कि आपके बारे में हम पहले से ये जानना है, ये फलना जाति का है तो ये अच्छा होगा, ये फलना जाति का है खराब होगा, इस तरह का जो चीज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व अवधारणा। तो ये पूर्व अवधारणा अब बच्चों में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, इस समय एक नया चीज डेवलप करता है बच्चों में,
वो ये डेवलप करता है कि यौन प्रतिरोध। अब इसका क्या अर्थ होता है? लड़कों को लड़कियों से चिढ़ और लड़कियों को लड़कों से चिढ़। इस अवस्था में वो वाला सिस्टम नहीं है कि लड़का लड़की एक दूसरे के संपर्क में आने की कोशिश करेगा या आकर्षित होगा, वो किशोरावस्था में होगा। इस अवस्था में लड़का देखेगा कोई लड़की अच्छी है, सुंदर है, तो ये खराब है, देखे ना कैसे करते हैं, और लड़की भी उसके बारे में ऐसे बोल रही है, तो इस समय दोनों में एंटागोनिज्म होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं यौन प्रतिरोध। बात समझे? और इस समय क्या होता है कि टोली के कारण कुछ और सामाजिक गुण भी बच्चों में आ जाता है। अब ये समझ के सामाजिक क्या क्या विकास हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे मानसिक और संज्ञानात्मक विकास। मानसिक और संज्ञानात्मक विकास। देखिए, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास क्या हुआ, आपको हम बताए थे प्रारंभिक वाले अवस्था के बच्चों के बारे में कि 4 वर्ष के बच्चों का मानसिक विकास 50% कंप्लीट हो जाता है। ये कल बताए थे ना। तो 4 वर्ष तक के बच्चों का मानसिक विकास 50%। 10 से 11 वर्ष के बच्चों का मानसिक विकास 90% हो जाता है। समझे? इसको ध्यान रखना है। 10 से 11 वर्ष के बच्चों का मानसिक विकास 90% हो जाता है। अब जितना आपका टोटल मानसिक विकास होना चाहिए तो उसका 90% इसको हो गया। अब ये सब कुछ समझने लगता है। आप इसको प्रारंभिक वाले अवस्था में या और छोटे में कुछ चीज कह के फुसला देते थे, तो अब वो नहीं चलता है। अब वो पहले जो, अब चूंकि स्कूल में पढ़ा, बहुत तरह का ज्ञान लिया, किताब पढ़ा वगैरह वगैरह, कोर्स का किताब पढ़ा, स्कूल में पढ़ाई हुई, तो इन सब कारणों से अब पहले का जो उसका संप्रत्यय कंसेप्ट, उसको ये नई परिभाषा देने लगता है। बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप अपने छोटे बच्चों के साथ बैठ के सिनेमा देख रहे हैं, अब उसमें कोई ऑफ सीन, मतलब भद्दा सीन दिखा रहा है, तो आप बच्चा का आंख पर हाथ रख दिए। समझ गए? तो अब जब धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा सब कुछ, अब वो याद करेगा वो अच्छा मम्मी मेरी जो है क्यों आंख दबाती थी, क्योंकि वो ऑब्सीन सीन था। बात समझ में आ गया जी? तो ये सारा चीज, अब हर चीज को टेलीविजन देखेगा तो नया कंसेप्ट अब उसको आएगा, सब चीज को रीडिफाइन कर रहा है, वो नए ढंग से परिभाषित कर रहा है। जो आप बचपन में उसको कुछ कुछ कह के भला फुसला देते थे, तब वो सब कुछ उसको समझ में आने लगा कि वो अच्छा इस कारण से हमको ऐसे किया जाता था। बात समझ में आ रही है जी? तो अब उसको हर चीज का कंसेप्ट होने लगा। तो अब मृत्यु का कंसेप्ट हो गया उसको कि डेथ क्या है, जीवन का कंसेप्ट, मृत्यु के बाद का जीवन क्या होता है। अब इसको यौन भूमिका, मतलब समाज में महिलाओं की, ये लड़कियों की क्या भूमिका है, लड़कों की क्या भूमिका है, ये सारा चीज, ब्यूटी का कंसेप्ट, सुंदरता का कंसेप्ट, उसको एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि ऐसा ऐसा रहेगा व्यक्ति तो उसको कहा जाएगा सुंदर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये सारा कंसेप्ट उसको अब पूरा कंप्लीट हो गया। समझे? जीवन, मृत्यु, मृत्यु के बाद का जीवन, उसके बाद क्या बताए, यौन भूमिका, सामाजिक भूमिका, समाज में किसकी क्या भूमिका है, ये डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या करता है, इंजीनियर है तो क्या करता है, ये टीचर का क्या काम है, दुनिया जान, सारा सब कुछ उसको अब पता हो गया। समझे? तो इसीलिए पियाजे द्वारा इसको कहा गया मूर्त परिचालन की अवस्था। इसको पियाजे द्वारा क्या कहा गया? मूर्त परिचालन की अवस्था। इसको कहा गया पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की मूर्त परिचालन की अवस्था या स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। क्या कहा गया? अंग्रेजी में इसको लिख देते हैं स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। बात समझ में आएगी? समझे? तो ये हो गया मूर्त परिचालन की अवस्था। इसको याद रखना, ये परीक्षा में आता है सबका, ये कल भी बताया होंगे।
कल क्या बताए थे, बताइए कि प्याजे प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक परिचालन अवस्था, अभी इसको कहा गया मूर्त परिचालन अवस्था। समझ में आ गया? तो ये हो गया जी आपका उत्तर वाला विकास खत्म। समझ गए?